राजीव राय, जो मूल निवासी इंडिया के हैं, लेकिन 17 साल पहले अपनी पत्नी राधिका, माँ यशोदा देवी और 3 वर्ष बेटी मिताली के साथ अमेरिका में जाकर बस गए थे। उन्होंने वहीं अपना नया बिजनेस शुरू किया और एक जाने माने बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते हैं। उनकी बेटी मिताली अब 20 साल की हो गई है। राजीव राय को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो और उनका पूरा परिवार बहुत परेशान है। 3 साल से हर संभव उपाय कर रहे हैं, पर कोई उपाय नहीं सफल होता है। राजीव राय की परेशानी का कारण उनकी बेटी है। जब मिताली 17 साल की हो चुकी थी, तब से पूरा परिवार चैन की नींद नहीं सो सका है। मिताली दिन भर तो ठीक रहती है, पर जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वो सपनों की दुनिया में चली जाती है और उसके बाद वो क्या कर ले कोई नहीं जानता। कभी वो घर से बाहर चली जाती है और कहाँ तक जाना है ये उसे भी नहीं पता होता। कभी वो छत से कूदकर बाहर जाने लगती है, कभी खुद की जान लेने की कोशिश करती है और कभी कभी सपने में मुझे मत छोड़ना की रट लगा लेती है और किसी भी चीज को इतना कस के पकड़ लेती है कि फिर कोई कितनी भी कोशिश कर ले उसे छुड़ा नहीं पाता। बड़े बड़े डॉक्टर उसको न ठीक कर सके, देव स्थलों पर ले गए, पर कुछ ठीक नहीं हुआ और सुबह के 4 बजते ही वो ठीक हो जाती है और रात को क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं रहता। इसलिए मिताली इन सब पर विश्वास ही नहीं करती कि उसको रात में कुछ हो जाता है। एक दिन राजीव राय अपने एक भारतीय दोस्त से बिजनेस के सिलसिले में मिलते हैं। वो अभी कुछ ही महीने हुए भारत से अमेरिका आकर रहे थे। जब राजीव राय को उनके दोस्त ने परेशान देखा, तो उन्होंने परेशानी का कारण पूछा। तो राजीव राय ने अपनी परेशानी अपने दोस्त को बताई। तब उनके दोस्त ने कुछ सोचने के बाद राजीव राय से पूछा कि आपकी बेटी का जन्म कहाँ हुआ था। तब राजीव राय ने कहा कि मिताली का जन्म इंडिया में हुआ था और जन्म के 3 साल बाद हम यहाँ अमेरिका आ गए थे। तब उनके उस दोस्त ने कहा कि शायद आपकी बेटी का इलाज इंडिया में ही मिले। वहाँ बहुत ऐसे पहुँचे हुए साधु महात्मा रहते हैं जो देखकर ही बता देंगे कि आपकी बेटी को क्या समस्या है। क्योंकि अमेरिका जैसे देश के डॉक्टर मिताली का इलाज नहीं कर सके, तो अब ये डॉक्टरों के बस की बात नहीं है। ये किसी आत्मा का चक्कर हो सकता है। राजीव राय अपने दोस्त से कहते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? आज के जमाने में भी आप इन सब को मानते हैं? तब उनका दोस्त कहता है, हाँ मैं मानता हूँ और आपको भी मानना चाहिए। एक बार कोशिश करके देखने में क्या जाता है, क्या पता मिताली ठीक ही हो जाए। तब राजीव राय को अपने दोस्त की बात कुछ समझ में आई। उन्होंने सोचा कि कोशिश करके देखने में क्या जाता है। राजीव राय ने अपने दोस्त से कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, कोशिश करके देखने में क्या जाता है, आखिर मिताली मेरी इकलौती बेटी है। और फिर राजीव राय अपने दोस्त को धन्यवाद बोलते हैं और फिर अपने घर आते हैं। शाम के 6 बज रहे होते हैं। राजीव राय अपनी पत्नी राधिका से पूछते हैं कि मिताली कहाँ है। तो राधिका कहती है कि वो बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ गई है, अभी बाहर से नहीं आई है, आती ही होगी। क्या हुआ, कोई काम था क्या? राजीव राय, हाँ हम कल इंडिया जा रहे हैं। राधिका चौंकते हुए, क्या ये अचानक? आपको क्या हो गया है? हम सब क्यों इंडिया जाएंगे? अगर आपको बिजनेस के काम से जाना है तो आप अकेले ही चले जाइए। हम सब क्या करेंगे जाकर? वहीं पास में बैठी यशोदा देवी अपने बेटे की बात सुनती है तो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। बहुत अच्छा सोचा तूने बेटा। हम अपने देश जाएंगे। कितने साल हुए अपने देश को छोड़े, कुछ अपनों से बिछड़े। ऐसा शायद ही कोई दिन गया होगा जब मैंने वहां की बिताई हुई अपनी जिंदगी को याद न किया हो। इतनी ज्यादा दूरी है कि कभी कहने की हिम्मत ना हुई कि बेटा चल अपने देश चलकर होके आते हैं। अब आज जब तू खुद कह रहा है तो कोई जाए ना जाए, मैं तो जरूर जाऊंगी। राधिका।
पर हमें आप बताइए तो कि यूं अचानक इंडिया जाने की बात क्यों कर रहे हैं आप? मिताली की हालत से अच्छी तरह वाकिफ हैं, फिर भी आप इंडिया जाने की बात कर रहे हैं। राजीव राय, इसीलिए तो हम इंडिया जा रहे हैं। राधिका, क्या? मिताली के लिए? राजीव राय, हाँ, मिताली के लिए। फिर राजीव राय अपनी पत्नी राधिका को वो सारी बात बताते हैं जो उसके दोस्त ने कही थी उनसे। राजीव की बातें सुनकर राधिका कहती है, आप अपनी बेटी को अच्छी तरह जानते हैं, फिर ऐसा सोचा भी कैसे कि वो इंडिया जाएगी भी? राजीव राय, मिताली को आने दो, मैं उसे समझाऊंगा। राधिका, कोशिश करके देख लीजिए, देखते हैं। यशोदा देवी, मैं कहूंगी तो मेरी बात कभी नहीं टालेगी, आखिर हम अच्छे दोस्त जो ठहरे। राधिका, हाँ मम्मी जी, आप भी कोशिश कर ही लीजिए। अब सभी को मिताली के आने का इंतजार होता है। लगभग 1 घंटे बाद मिताली आती है। अंदर आते ही मिताली अपनी दादी से कहती है, हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? मिताली की दादी मिताली से कहती हैं, देख मिताली, मैंने कितनी बार तुझसे कहा है, मुझसे अंग्रेजी में बात ना किया कर। मुझे सिर्फ अपने भारत की बोली पसंद है। अपने मम्मी पापा से अंग्रेजी में बात किया कर। मिताली अपनी दादी से चिढ़ते हुए, मैंने भी आपसे कितनी बार कहा है, मुझे मिताली मत बोला करिए। मेरा नाम मीत है, मीत। यशोदा देवी, हाँ हाँ जानती हूँ, तेरा नाम मीत है। जरा सा भूल कर मिताली क्या बोल दिया कि मानो बेइज्जती हो गई इस लड़की की। मिताली, हाँ, मेरे सारे दोस्तों के सामने इस नाम से बुलाने से मेरी बेइज्जती ही हो जाती है। यशोदा देवी, अच्छा मेरी माँ, भूल हो गई। अब जाकर अपने मम्मी पापा से मिल ले जाकर, तुझसे कुछ काम है उन्हें। मिताली, मम्मी पापा नहीं, मॉम डैड बोलिए। यशोदा देवी परेशान होकर, अब तू जाएगी यहाँ से कि सारा समय मेरी कमियां ही निकालती रहेगी? मिताली अपनी दादी के नजदीक जाती है और धीरे से कहती है, क्या कोई जरूरी बात है क्या, जो मॉम डैड दोनों मेरा इंतजार कर रहे हैं? यशोदा देवी, जा, खुद ही जाकर देखना क्या बात है। जब मिताली की दादी नहीं बताती कि उसके मॉम डैड किस लिए उसका इंतजार कर रहे हैं, तो वो खुद ही मालूम करने उनके पास जाती है। कमरे में पहुंचकर मिताली अपने मॉम डैड से कहती है, क्या बात है डैड, आपको मुझसे कोई बात करनी है? वो बाहर दादी बोल रही थी। राजीव रॉय, हाँ बेटा, बात तो करनी है, पहले ये बताओ आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? मिताली, बहुत ही अच्छा डैड, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने खूब एंजॉय किया आज, और हम कल फिर जाएंगे। अभी हमें बहुत सी जगहों पर घूमना है। राजीव रॉय, मीत, हम कल इंडिया जा रहे हैं। मिताली, व्हाट? राजीव राय, हाँ मीत, हम कल इंडिया जा रहे हैं। मिताली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और इंडिया तो कभी नहीं। मुझे ना इंडिया पसंद है और ना इंडिया के लोग। आई हेट इंडियंस। राजीव राय मिताली को डांटते हुए कहते हैं, शट अप मीत, मत भूलो हम सब एक इंडियन हैं। किसी भी देश में जाकर रहने से हमारा जमीर नहीं बदल जाता। हमारी मेन पहचान यही है कि हम भारत के वासी हैं, और इंडिया जाने का एक कारण है जिसको मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर अब तुम्हारी इस बदतमीजी को देखकर मैं सिर्फ अब तुम्हें फैसला सुनाता हूँ कि हम सब कल इंडिया जा रहे हैं। जो भी तैयारी करनी है कर सकती हो। मिताली अपने डैड से डांट खाकर रोती हुई अपनी दादी के पास जाती है और उनके गले से लग के रोती है। यशोदा देवी मिताली से पूछती हैं कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो मेरी राजकुमारी? मिताली रोते हुए सारी बात अपनी दादी को बताती है। तो यशोदा देवी कहती हैं, तूने बात ही ऐसी कही है अपने डैड से। ये तो कहो कि उन्होंने तुम्हें मारा नहीं, वरना तेरी जगह और कोई होता तो शायद मार भी पड़ती उसे। भारत हमारी जन्मभूमि है, और अपनी जन्मभूमि की हम पूजा करते हैं, और तूने भारत माता की बुराई की। गलत है ये बेटा, आज के बाद कभी ऐसा सोचना भी मत,
और जो तुम्हारे डैड कहते हैं वैसा ही करो। मिताली, पर हम जा क्यों रहे हैं? यशोदा देवी मिताली को सारी बात बताती हैं कि उसी के इलाज के लिए हम सब इंडिया जा रहे हैं। पर मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर न जाने क्यों आप सब बेवजह परेशान हैं। मुझे समझ नहीं आता और ना चाहते हुए भी मिताली को इंडिया जाने की तैयारी करनी पड़ती है। रात को मिताली के सोने के बाद रोज की तरह उसे बांध दिया जाता है। आज की रात भी मिताली को सपने आते हैं और उन सपनों में वो वही सारी बातें करती है जो रोज रात को करती थी। रात किसी भी तरह रोज की तरह गुजरती है और सुबह के 4 बजने के बाद मिताली बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगली सुबह सब इंडिया के लिए निकलते हैं। मिताली ना चाहते हुए भी सबके साथ इंडिया आती है। कुछ घंटों में सब इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आने के बाद वो मुंबई के एक होटल में रुकते हैं। यशोदा देवी अपने बेटे राजीव से कहती हैं, बेटा, हम यहाँ क्यों रुके हैं? हम अपने शहर लखनऊ में भी तो किसी होटल में रुक सकते थे। राजीव राय, हाँ माँ, हम लखनऊ जाकर रुक सकते थे, लेकिन अभी हम यहीं रुक रहे हैं क्योंकि मेरे जिस दोस्त ने मुझे यहाँ आने की सलाह दी थी उसने मुंबई के पास ही एक जगह बताई है जहाँ जाकर हमें मिताली को दिखाना है। अभी आज हम आराम करेंगे और कल हम मिताली को लेकर वहाँ जाएंगे। इधर मिताली खुद में ही रूठी हुई होटल के एक कमरे में बैठी होती है और मन ही मन बुदबुदाती है, कहाँ फंस गई आकर मैं। अच्छी खासी ठीक हूँ। मॉम डैड को ना जाने कौन सी बीमारी दिख रही है मेरे अंदर, और अगर कोई बीमारी होती भी तो उसका इलाज इंडिया में, इतनी अच्छी कंट्री छोड़कर यहाँ कौन सा इलाज है। मैं तो कुछ ही मिनट में बोर हो गई हूँ। न जाने कितने दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। आज की रात भी किसी तरह गुजरती है और सुबह होते ही राजीव राय अपने दोस्त द्वारा दिए गए पते पर जाने की तैयारी में होते हैं। राधिका, जी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? राजीव राय, है एक जगह जहाँ एक बहुत ही ज्ञानी बाबा रहते हैं। सुना है वो मिताली जैसी परेशानी झेल रहे लोगों को ठीक कर देते हैं। वहाँ का एड्रेस है मेरे पास। इसी एड्रेस को दिखाकर हम कोई कार बुक कर लेंगे और वहाँ तक पहुँच जाएंगे। राधिका, मैं मिताली और माँ जी को कहती हूँ कि वो तैयार हो जाएं, और फिर राधिका उन दोनों को बुलाने जाती है। फिर सभी होटल के बाहर आते हैं। राजीव राय कई कार वाले लोगों को जो कार चलाते हैं उनको एड्रेस दिखाते हैं और उस एड्रेस पर चलने के लिए कहते हैं, पर कोई कार वाला उस एड्रेस पर जाने को तैयार नहीं होता। सब यही कहकर मना कर देते हैं कि हम मुंबई के बाहर कार नहीं ले जाते। ये जो एड्रेस है ये मुंबई से बाहर 40 किलोमीटर आगे का है। काफी समय बीत जाता है किसी ऐसे कार चलाने वाले को ढूंढते ढूंढते जो उन्हें उन बाबा के पास पहुंचा सके। सब बहुत परेशान हो जाते हैं और मिताली का हाल तो पूछो ही मत। अपने डैड की वजह से कुछ बोल तो नहीं पा रही थी, पर चेहरे के भाव यही बता रहे थे कि अगर उसका बस चले तो तुरंत अमेरिका चली जाए। बहुत कोशिश करने के बाद राजीव राय को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उनकी मदद करता है। वो व्यक्ति राजीव राय को देवा का नाम बताता है और कहता है कि वो आपको वहां ले जा सकता है। राजीव राय कहते हैं कि वो कहाँ मिलेगा, तो वो व्यक्ति कहता है कि वो आपको शिव मंदिर के सामने चाय की दुकान पर मिलेगा। अगर उसके पास कोई पहले से कोई बुकिंग ना हुई तो आप जाकर पता कर लीजिए। राजीव राय उस व्यक्ति से कहते हैं कि ये शिव मंदिर कहाँ है। वह व्यक्ति कहता है कि वैसे तो पास ही में है, 10 मिनट पैदल चलकर पहुंच जाएंगे, लेकिन लगता है कि आप लोग बाहर से आए हैं तो आप किसी भी कार वाले से कह देंगे कि शिव मंदिर पहुंचा दो तो वो आपको पहुंचा देगा। राजीव राय उस व्यक्ति को मदद करने के लिए धन्यवाद कहते हैं और एक कार वाले से कहते हैं कि वो उन्हें शिव मंदिर ले चले। वो कार वाला राजीव राय को शिव मंदिर ले जाकर छोड़ देता है। राजीव राय पहले तो अपने परिवार सहित शिव मंदिर में शिव जी के दर्शन करते हैं और फिर मंदिर के सामने चाय की दुकान पर जाते हैं और वहां चाय वाले से पूछते हैं कि देवा जो कार चलाता है वो यहाँ आया है क्या।
वो चाय वाला कहता है, हाँ यही तो है देवा भैया, वो देखो। राजीव रॉय जब चाय वाले से देवा के बारे में पूछते हैं तो चाय वाला कहता है, हाँ यही तो है देवा भैया, वो देखो। राजीव रॉय देवा के पास जाते हैं। देवा अपने दोस्तों के साथ एक बेंच पर बैठा चाय पी रहा था। राजीव रॉय, क्या तुम ही देवा हो? देवा पीछे मुड़ता है। एक लंबा चौड़ा गठे हुए शरीर वाला 23 से 24 साल का लड़का सामने होता है। देवा साहब, देवा शंकर, देवा नाम है हमारा। जी कहिए, क्या काम है? राजीव रॉय देवा को वो एड्रेस दिखाते हैं और कहते हैं, यहाँ जाना है हमें, क्या हमें यहाँ पहुँचा दोगे? देवा एड्रेस देखता है और कहता है, 2000 रुपये यहाँ जाने के लिए लगेंगे। राजीव रॉय कहते हैं, तुम बस पहुँचा दो, पैसों की चिंता मत करो, जितना बोलोगे मैं दे दूंगा। देवा, जी क्या सिर्फ आप ही को जाना है? राजीव रॉय, नहीं, मेरे साथ मेरी फैमिली है, वो भी जाएंगे। देवा, कहाँ है वो सब? राजीव रॉय, वो वहाँ मंदिर की सीढ़ियों के पास। देवा कहता है, आप उनके पास चलिए, मैं अपनी कार लेकर आता हूँ। राजीव रॉय चाय की दुकान से अपने परिवार के पास जाते हैं और फिर देवा अपनी कार लेकर उन सबके पास पहुँचता है। जैसे ही देवा अपनी कार से नीचे उतरता है कि बहुत तेज तूफान की तरह हवा का झोंका आता है और बिना बादल और बारिश के आसमान में बिजली चमक उठती है। हवा का झोंका इतना तेज होता है कि सभी अपनी जगह पर खड़े नहीं रह पाते और इधर उधर डगमगाने लगते हैं और कुछ ही पलों बाद वो तूफान जैसा हवा का झोंका शांत हो जाता है। सभी हैरान रह जाते हैं। यशोदा देवी कहती हैं, ये कैसा चमत्कार हुआ? अचानक ही तूफान आया और कुछ ही पलों में चला भी गया। मैंने अपनी इतने दिन की जिंदगी में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। तभी देवा भी कहता है, सच कहा आपने, हमने भी आज तक कभी ऐसा नहीं देखा, ये तो अजूबा ही हो गया। तभी मिताली गुस्से में बोलती है, मॉम, आप सबको ये पता था कि एक कार अरेंज करने में यहाँ इतनी प्रॉब्लम होती है, तो हम सबको होटल में ही रहना चाहिए था। डैड पहले कार अरेंज कर लेते, उसके बाद ही हम होटल के बाहर आते। अब देखो क्या हाल हो गया है। मुझे पता था यहाँ आकर यही सब होने वाला है, इसीलिए मैं इंडिया नहीं आना चाहती थी। राजीव रॉय मिताली को डांटने ही जा रहे होते हैं कि राधिका इशारों से उन्हें मना कर देती है। यशोदा देवी, मीत, अब तो जो समस्या थी वो हल हो गई, अब क्यों अपना खून जला रही है? चल बैठते हैं कार में। मिताली कार में बैठती है। देवा मिताली की ये हरकतें देख रहा होता है। राजीव राय साथ में लाए सामान को कार की डिग्गी में रखते हैं और अपनी माँ और अपनी पत्नी से पीछे मिताली के साथ बैठने के लिए कहते हैं और फिर खुद देवा के साथ आगे बैठते हैं। देवा कार चलाने से पहले पास में रखी बोतल से पानी पीता है और फिर सामने लगे शीशे में देखकर अपने बाल ठीक करता है। मिताली पहले से ही बाहर खड़े खड़े बहुत परेशान हो चुकी थी और ऊपर से अब देवा को देर करता देख वो और भी आग बबूला हो जा रही थी। मिताली, ए मिस्टर, तुम्हारा ये बिना वजह का काम खत्म हो गया हो तो अब चलोगे भी? देवा को मिताली का ये बर्ताव ठीक न लगा और वो मिताली से कहता है, क्या मैडम, आपको चलना हो तो चलो, वरना कोई और कार का बंदोबस्त कर लो, मैं तो अपने ही तरीके से चलूंगा। मिताली, देखो तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, अपनी हद में रहो। एक तो देर कर रहे हो, ऊपर से बहस भी कर रहे हो, दोनों में झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। राजीव रॉय सोचते हैं बड़ी मुश्किल से तो एक कार मिली है और ये भी मीत की वजह से हाथ से निकल जाएगी। राजीव रॉय, मीत, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों इतना बोल रही हो? चल ही तो रहे हैं, तुमसे 2 मिनट का वेट नहीं होता। मिताली, पर डैड। राजीव रॉय, मीत, अब और एक शब्द नहीं, चुप होकर बैठो। अब मिताली का गुस्सा और भी बढ़ गया था। वो मन ही मन सोचती है, एक कार ड्राइवर के लिए डैड ने मुझे डांटा। मिताली पीछे से देवा की तरफ आंखें दिखाते हुए मुंह बनाती है। ये सब राधिका देख रही होती है।
वो प्यार से मिताली का हाथ पकड़कर उसे शांत रहने के लिए कहती है। इधर राजीव रॉय देवा से कहते हैं, देवा, तुम मीत की बातों का बुरा मत मानो। वो थक जाने के कारण ऐसे चिढ़ रही है। तुम कार चलाओ। देवा, जी। देवा कार चलाता है और लगभग 1-1.5 घंटे में बाबा के वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर देखता है कि बाबा के कई चेले इधर उधर किसी न किसी काम में व्यस्त हैं। उनको देखकर देवा राजीव राय से पूछता है, आप यहाँ क्या करने आए हैं? आप तो कहीं बाहर से आए हुए लग रहे हैं। फिर यहाँ इन साधु बाबा लोगों से आपका क्या काम? राजीव राय, देवा, ये सब मैं मौका मिला तो बाद में बताऊंगा। पहले इन लोगों से पूछते हैं कि इस एड्रेस के साथ जो बाबा त्रिलोकीनाथ का नाम लिखा है वो बाबा कहाँ है? राजीव रॉय बाबा त्रिलोकीनाथ जी को ढूंढते हैं। वे उनके आश्रम में उनके चेलों से उनके बारे में पूछते हैं तो उनका एक चेला उन्हें बताता है कि वे इस वक्त प्रभु के ध्यान में लीन हैं। आपको कुछ देर उनका इंतजार करना पड़ेगा। राजीव रॉय, जी ठीक है, हम उनके ध्यान से उठने का इंतजार करेंगे। और फिर वे सब एक स्थान पर बैठ जाते हैं। मिताली का क्या हाल था ये तो बस वही जानती थी। अंदर ही अंदर यहाँ का माहौल और इधर से उधर भटकना उसे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अपने डैड की वजह से चुप थी। कुछ देर बाद देवा राजीव रॉय से कहता है, अच्छा तो साहब, अब हम चलते हैं। राजीव रॉय, तुम हमें यूं छोड़कर कैसे जा सकते हो? हम फिर कैसे आएंगे? देवा, साहब, मैंने आपको छोड़ने के लिए 2000 रुपए लिए थे, जो कि मैंने आपको यहाँ तक छोड़ भी दिया। अब मेरा काम खत्म, अब मैं चलता हूँ। राजीव रॉय, हाँ तो तुम इधर से ले चलने के लिए भी 2000 ले लेना। देवा, वो क्या है साहब, अब आपको पता नहीं यहाँ कितना वक्त लगेगा, तो उसके लिए मैं अपना घाटा क्यों करूँ? राजीव रॉय, अच्छा ठीक है, जितना वक्त लगे उसके हिसाब से तुम खुद ही अपना पैसा बता देना। तुम्हारा जितना पैसा बनेगा मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम हमारे साथ ही रहना। देवा, तो ठीक है, मुझे रुकने में अब कोई परेशानी नहीं, मुझे तो अपने पैसे से मतलब है। अब आप चाहें यहाँ रात भर रुकिए, मैं आपके साथ ही रहूंगा। मिताली तो पहले से ही देवा से चिढ़ी हुई थी। उसकी ये बातें सुनकर वो और भी उससे चिढ़ जाती है और बुदबुदाते हुए बोलती है, लालची कहीं का, पैसे के लिए देखो कैसे पल भर में रुकने के लिए तैयार हो गया। मिताली की कही हुई बात देवा सुन लेता है। वो मिताली से कहता है, ओ मेम साहब, क्या लालची बोल रही हो? मेहनत का पैसा ले रहे हैं, कोई फ्री में नहीं ले रहे हैं। अब आप जैसे अमीर के बेटे तो है नहीं, अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? पैसों का हिसाब किताब तो रखना ही पड़ेगा ना। मिताली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जुबान लड़ाओ। राजीव राय उठते हैं और मिताली का हाथ पकड़ते हैं और कुछ दूर ले जाकर मिताली को डांटते हुए कहते हैं, क्या है मिताली, मैंने तुमसे कहा था कि चुप रहो, फिर क्यों तुम बार बार उससे झगड़ा करती हो? हम यहाँ अपने काम से आए हैं और काम खत्म होने के बाद अमेरिका वापस चले जाएंगे, फिर तुम उस कार ड्राइवर देवा से क्यों झगड़ती रहती हो? अब तुम आगे से बिल्कुल शांत रहोगी। बोलो, अब झगड़ा नहीं करोगी देवा से? मिताली अपने डैड से कहती है कि वो देवा से नहीं झगड़ेगी। वो अपने डैड से कह तो देती है कि वो नहीं झगड़ेगी, पर देवा के लिए अंदर ही अंदर दांत पीसती है और मन में कहती है, अगर मौका मिला तो इसका बदला तो लेकर ही रहूंगी। इसकी वजह से डैड बार बार मुझे डांट रहे हैं। कुछ देर बाद बाबा का एक चेला राजीव रॉय के पास आता है और उनसे कहता है कि बाबा ध्यान से उठ चुके हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। राजीव रॉय अपने परिवार के साथ बाबा के पास जाते हैं और देवा बाहर ही रहता है। राजीव रॉय बाबा त्रिलोकीनाथ से मिलते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। उनके परिवार के सभी लोग उनको प्रणाम करते हैं। जब मिताली उन्हें प्रणाम करती है तो बाबा राजीव रॉय से कहते हैं, इसी के लिए आप परेशान हैं। राजीव रॉय चौंक जाते हैं। बाकी सब भी चौंक जाते हैं कि बाबा को कैसे मालूम कि हम मिताली के लिए परेशान हैं। राजीव रॉय बाबा से कहते हैं, बाबा आपको कैसे पता कि हम मिताली की वजह से परेशान हैं? राजीव रॉय बाबा की बात पर आश्चर्यचकित होते हुए कहते हैं, बाबा आपको कैसे पता कि हम मिताली के लिए परेशान हैं? हमने तो आपको अभी अपनी परेशानी के बारे में कुछ बताया भी नहीं।
बाबा त्रिलोकीनाथ बोलते हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान भी यही मिलेगा। ये तो जो पहले से ही तय हो चुका है वो तो होकर ही रहेगा। विधि के विधान को तो ना तो कोई बदल सका है और ना ही कोई बदल सकेगा। राजीव राय बाबा से कहते हैं, बाबा आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कृपा करके विस्तार से बताइए। बाबा कहते हैं, बेटा जो मुझे इस कन्या को देखकर आभास हुआ वो मैंने तुम्हें बताया है। राजीव राय, बाबा मेरी बेटी के साथ पिछले 3 साल से बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। फिर राजीव राय बाबा को मिताली के साथ रात में हो रही सारी आश्चर्यजनक घटनाओं के बारे में बताते हैं और कहते हैं, बाबा मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 17 साल तक ये बिल्कुल ठीक थी, पर 17 साल के बाद से अब तक यानी 3 साल से हम बहुत परेशान हैं। इसी के लिए मेरे एक दोस्त के बताने पर हम अमेरिका से आपके पास आए हैं। कृपया हमारी समस्या का समाधान कीजिए। बाबा राजीव राय से कहते हैं, इसके लिए मुझे आपकी बेटी को सामने बैठाकर ध्यान लगाना होगा। आप अपनी बेटी को सामने बैठाइए। राजीव राय मिताली से बाबा के सामने बैठने के लिए कहते हैं। मिताली पहले से ही इन सब पर विश्वास नहीं करती थी और जब बाबा ने सामने बैठने के लिए कहा तो वो अपनी मॉम से कहती है, अब ये सब क्या है मॉम, आप सबके कहने पर मैं यहाँ तक तो आ गई और अब ये सब मुझसे नहीं होगा। तभी यशोदा देवी बोलती हैं, बेटा मिताली, बड़ों की बात का कहना मानते हैं, ऐसे बड़ों की बात ना मानना अनादर होता है। चलो जाओ और बैठो जाकर। मिताली मुंह बनाती है और उखड़े हुए मन से बाबा के सामने बैठती है। बाबा मिताली को देखकर कहते हैं, शांत बेटा शांत, इतना क्रोध ठीक नहीं होता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अपने घर वालों की बात का विश्वास नहीं करती हो, पर ये तुम्हारे माता पिता हैं, ये झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। कुछ तो सच्चाई होगी ना, तभी तो ये इतनी दूर आए हैं। इनके लिए ही कुछ समय धैर्य और शांति से बैठ जाओ। मिताली बाबा की बात पर न चाहते हुए भी नॉर्मल होने का दिखावा करती है और बैठी रहती है। बाबा मिताली के सर पर हाथ रखते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और लगभग 10 मिनट बाद बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। राजीव राय बाबा से कहते हैं, बाबा क्या हुआ है मेरी बेटी को, ये ठीक तो हो जाएगी ना? बाबा राजीव राय से कहते हैं, इसे कोई बीमारी नहीं है, ये आत्मा का प्रभाव है। राजीव राय और उनकी माँ और पत्नी चौंक जाते हैं और तीनों एक साथ बोलते हैं, आत्मा का प्रभाव? राधिका बाबा त्रिलोकीनाथ से कहती है, बाबा कैसी आत्मा, किसकी आत्मा, और मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रही है? मेरी बेटी ने उसका क्या बिगाड़ा है? बाबा राधिका से कहते हैं, तुम्हारी बेटी ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, पर वो आत्मा इसे अपनी दुश्मन मानती है और ये इस जन्म की दुश्मनी नहीं है, ये पिछले जन्म की दुश्मनी है। राजीव राय आश्चर्य से बोलते हुए, पिछले जन्म की दुश्मनी? बाबा कहते हैं, हाँ पिछले जन्म की दुश्मनी। वो पिछले जन्म से इन दोनों का इंतजार कर रही है और जब तक वो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर लेती तब तक मिताली को वो आत्मा यूं ही परेशान करेगी। ये इस आत्मा का प्रभाव ही है कि तुम्हारी बेटी रात में 12 बजे के बाद खुद से उठकर कहीं भी चली जाती है। और ये कोई 2 व्यक्तियों की कहानी नहीं थी, ये 3 व्यक्तियों की कहानी थी जो मैं तुम सबको सुनाता हूँ। कहानी पिछले जन्म की। बाबा कहते हैं, आज से 25 साल पहले की बात है। विजयनगर नाम का एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव में विक्रम सिंह नाम के एक जमींदार थे। वो एक बहुत बड़ी हवेली में रहते थे जो कि उनके दादाजी ने बनवाई थी। गांव के सभी लोग उन्हें अन्नदाता के नाम से भी बुलाते थे क्योंकि वे गरीबों की बहुत मदद किया करते थे। कहने को तो वे हवेली में रहते थे, नौकर चाकरों से हवेली भरी हुई थी और उनके पास बहुत धन संपत्ति भी बहुत थी, पर उनका परिवार बहुत ही छोटा था। परिवार के नाम से उनकी पत्नी और एक 15 साल की बेटी के सिवा कोई न था। जमींदार विक्रम सिंह बहुत चिंतित रहते थे क्योंकि एक संतान के बाद उनकी पत्नी को दूसरी कोई संतान नहीं हो रही थी। बहुत इलाज करवाया, वैद्य हकीमों को दिखाया, मंदिर मंदिर दुआएं मांगी, तब जाके शादी के 15 साल बाद
दोबारा उनकी पत्नी गर्भवती हुई। जमींदार विक्रम सिंह की खुशी का ठिकाना न था। उन्होंने गरीबों को दान दिया, पूजा पाठ कराया और इसी तरह खुशी खुशी 9 महीने पूरे हुए और बच्चे के जन्म का समय आ गया। पर बच्चे के जन्म के समय विक्रम सिंह की पत्नी और बच्चा दोनों ही न बच सके। विक्रम सिंह पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। 9 महीने से जिस खुशी को सजोए बैठा था, वो खुशी मिलने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी और उसके साथ साथ उसकी जीवन संगिनी भी हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। 15 साल की उनकी बेटी के सर से माँ का साया सदा के लिए हट चुका था। विक्रम सिंह बहुत उदास रहने लगे थे। किसी भी कार्य में उनका मन नहीं लगता था। कुछ दिनों तक वे अपनी हवेली से बाहर नहीं निकले। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ बड़े से बड़ा घाव भी भर जाता है। ठीक उसी तरह जमींदार विक्रम सिंह भी कुछ दिन बीतने के बाद अपनी पत्नी और बच्चे के दुख से बाहर आ चुके थे और अपने राजकाज में व्यस्त हो गए थे। पर उनकी 15 साल की बेटी सोनाक्षी, जिसे सब प्यार से सोना कहते थे, वो अपनी माँ के जाने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी। न वो अपना दर्द किसी से कह सकती थी और न ही उसका दर्द सुनने वाला कोई था। वो अकेली हवेली में नौकर चाकर के बीच रहती। सब कुछ होते हुए भी वो अकेली थी। अपना दर्द किससे बांटे, अंदर ही अंदर घुट रही थी। इसी तरह 1 वर्ष बीत गया। सोना 16 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक विक्रम सिंह दूसरी शादी करके नई पत्नी के साथ हवेली में आते हैं। सब देख चौंक जाते हैं क्योंकि विक्रम सिंह ने पहले किसी को इसकी जानकारी नहीं दी थी कि वे शादी कर रहे हैं और अचानक शादी करके हवेली में नई पत्नी को लेकर आना किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबके लिए आश्चर्य की बात थी। जब सोना ये सब देखती है तो उसकी तो बोलती ही बंद हो जाती है। वो दूर एक खंभे से चिपकी हुई अपने बाबूजी को देख रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत ना हो रही थी कि वो अपने बाबूजी से कुछ भी कहे या पूछ सके। विक्रम सिंह अपनी नई पत्नी के साथ हवेली के अंदर जाते हैं। सोना अपने कमरे में बैठी अपनी जिंदगी में हो रहे इन बड़े बड़े बदलावों को कैसे अपनाए, इस बारे में सोच रही थी। एक सदमे से अभी पूरी तरह उबर भी नहीं पाई थी कि उसके बाबूजी ने दूसरा इतना बड़ा झटका उसे दे दिया था। विक्रम सिंह की नई पत्नी बहुत ही सुंदर थी, पर विक्रम सिंह से 10 साल छोटी थी। विक्रम सिंह सुंदर पत्नी पाकर बहुत खुश थे और अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में बैठे थे। विक्रम सिंह अपने नौकर दीनदयाल, जो 50 साल के हैं, उनसे कहते हैं कि वो सोना को जाकर बुलाकर लाएं। नौकर दीनदयाल सोना को बुलाने जाते हैं। सोना अपने कमरे में अपनी माँ की तस्वीर सीने से लगाए बैठी रो रही थी। वो नौकर दीनदयाल सोना से कहते हैं, छोटी मालकिन, आपको मालिक ने अपने कमरे में बुलाया है। दीनदयाल सोना की मन की स्थिति को समझ रहे होते हैं कि जिसकी माँ को गए अभी साल ही बीता था कि उसके पिता उसकी सौतेली माँ ले आए, तो उस पर क्या बीत रही होगी। सोना कहती है, आप चलिए, मैं आती हूँ। सोना अपने बाबूजी के पास उनके कमरे में जाती है और एक किनारे पर खड़ी हो जाती है, जैसे कि अब ये उसका घर ही न रहा हो। विक्रम सिंह सोना से कहते हैं, सोना, ये तुम्हारी माँ है। मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा अचानक शादी करके तुम्हें चकित कर देते हैं। नमस्ते करो इनसे। सोना, जी नमस्ते। विक्रम सिंह की नई पत्नी का नाम विनीता होता है। विनीता सोना के पास जाती है और बड़े प्यार से उसके दोनों हाथ पकड़कर कहती है, सोना, अब तुम खुद को कभी अकेली मत समझना। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। सोना को भी उसकी वो प्यार भरी बातें अच्छी लगी। फिर विक्रम सिंह ने सोना से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन अब बताता हूँ। मैंने ये शादी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए की है। तुम्हारी शादी के बाद इस हवेली में रहने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अब बताओ, तुम्हारी नई माँ तुम्हें पसंद है या नहीं। सोना हाँ में अपना सर हिलाती है। विक्रम सिंह सोना से जाने के लिए कहते हैं। सोना वहां से चली जाती है। सोना को अपनी नई माँ से मिलकर कुछ अच्छा लगा। उससे मिलने के बाद उसका मन कुछ हल्का सा हो गया था। सोना सोचने लगी, शायद बाबूजी ने सही किया। इस हवेली को एक वारिस तो चाहिए। नई माँ भी ठीक ही है। और फिर वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन विनीता एक मालकिन की तरह पूरी हवेली को देखने निकली।
हवेली के सारे नौकर उसके पीछे पीछे चल रहे थे और वो सारे नौकरों को एक एक करके काम पर लगाती गई और किसी न किसी काम में कमी निकालकर रौब भी जमा रही थी। पहला दिन था तो ज्यादा सख्ती नहीं की विनीता ने, और जब विक्रम सिंह शाम को घर आते तो उन पर जरूरत से ज्यादा प्यार लुटाती। इसी तरह एक महीना निकल गया। जब विक्रम सिंह सुबह हवेली से बाहर चले जाते तो सारे नौकरों को अपने आगे पीछे नचाती। अब तो हाल ये हो गया था कि सोना पर भी रौब जमाने लगी थी। उसे किसी न किसी बात को लेकर डांटती रहती थी और विक्रम सिंह को अपने वश में इस तरह से कर लिया था कि सोना से मिलने का विनीता समय ही नहीं देती थी। सोना की हालत तो उसने एक नौकर से भी बदतर कर दी थी। कम से कम नौकर को बोलने, चालने और बाहर निकलने पर तो पाबंदी नहीं थी, लेकिन सोना का तो उसने निकलना, किसी से बोलना, बातें करना सब बंद करवा दिया था और ऊपर से उपदेश देती कि लड़कियों को शादी के बाद दूसरे घर जाना होता है, इसीलिए उन्हें अपनी सीमा में रहना चाहिए। और जैसे ही विक्रम सिंह हवेली में आते वैसे ही एक सीधी साधी माँ और मालकिन बन जाती। सोना का हाल तो ये हो गया था कि अब वो हर वक्त कमरे में ही रहती थी, गुमसुम, उदास, चेहरे की खुशी तो जैसे कोसों दूर थी। सोना अपनी नई माँ के आने के बाद तो और भी अकेली हो गई थी। पहले अपने बाबूजी के साथ थोड़ा वक्त तो गुजार लेती थी, पर अब तो उनकी नई माँ ने उन्हें भी मिलने का वक्त नहीं देती थी। जैसे ही विक्रम सिंह घर आते वो अपने प्रेम का जाल बिछा देती, जिसमें फंसकर कमरे से बाहर तभी आते जब उन्हें सुबह अपने कमरे से बाहर जाना होता। और विनीता विक्रम सिंह के सामने सोना की सबसे अच्छी माँ होने का दिखावा करती। विक्रम सिंह भी विनीता पर अंधा विश्वास करने लगे थे। दीनदयाल इस घर में सालों से काम कर रहे थे। सोना की माँ दीनदयाल को कभी नौकर नहीं समझती थी, बल्कि घर के एक सदस्य की तरह समझती थी। लेकिन जब से विनीता आई थी तब से वो दीनदयाल को हर वक्त नौकर होने का एहसास दिलाया करती थी। एक दीनदयाल ही थे जो सोना की मन की स्थिति को समझते थे, उसके साथ विनीता द्वारा किए जा रहे बर्ताव को समझते थे और सोना को मौका मिलने पर धीरज भी बंधाते थे। एक दिन गांव में किसी लड़की की शादी थी और बारात विक्रम सिंह की हवेली के बाहर के रास्ते से निकल रही थी। बाजे गाजे की आवाज सुनकर सोना कमरे से बाहर आती है और हवेली के मुख्य दरवाजे को अपने नौकरों से खुलवाती है और बाहर जाकर बारातियों का गाना बजाना देखने लगती है। पर जैसे ही विनीता को पता चलता है कि सोनाक्षी बाहर निकलकर बारातियों को देखने गई है, वो खुद बाहर जाकर सोना का हाथ पकड़कर अंदर लाती है और बहुत खरी खोटी सुनाती है और कहती है, लड़की हो, अपनी हद में रहो, ऐसे बाहर निकलना तुमको शोभा नहीं देता। ऐसे ही बाहर निकलती रही तो एक दिन तुम हमारे काबू में ही नहीं आओगी। आज के बाद बिना इजाजत के कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। इसके बाद विनीता वहां से चली जाती है। सोना विनीता की खरी खोटी सुनकर कमरे में बैठकर अपनी माँ को याद कर खूब रोती है। दीनदयाल जब देखते हैं कि विनीता सोना के कमरे से बाहर चली गई है तो वो मौका देखकर विनीता की नजरों से छुपकर सोना के कमरे में जाते हैं और देखते हैं सोना बैठी हुई रो रही है। दीनदयाल सोना के पास जाते हैं और सोना से कहते हैं, मत रोइए छोटी मालकिन, आपका रोना हमें अच्छा नहीं लगता। धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। एक न एक दिन बड़े मालिक को सच्चाई का पता जरूर चलेगा। उस दिन ये नई मालकिन बहुत पछताएगी और बड़े मालिक आपको जरूर मिलेंगे और आपका ध्यान भी रखेंगे। दीनदयाल की बातें सुनकर सोना को बहुत तसल्ली मिलती है। वो दीनदयाल से कहती है, काका, आप हमें छोड़कर कभी मत जाइएगा। एक आप ही हैं जो हमारी मन की स्थिति समझते हैं। दीनदयाल सोचते हैं कि हमने छोटी मालकिन को बहाना करके धीरज तो बंधा दिया, पर उन्हें खुद ही नहीं मालूम था कि वो दिन आएगा भी या नहीं। 2 दिन बाद दीनदयाल की तबीयत खराब हो जाती है और वो हवेली में काम पर नहीं आते। विनीता दीनदयाल के घर संदेश भिजवाती है कि वो काम पर आए। अगर काम पर नहीं आओगे तो काम छोड़ना पड़ेगा, उसकी जगह कोई दूसरा नौकर रख लिया जाएगा। दीनदयाल की तबीयत ऐसी नहीं थी कि वो काम पर जा सके। विनीता के भिजवाए गए संदेश से दीनदयाल बहुत परेशान हो जाते हैं और नौकरी ना छूटे इसलिए बीमारी की हालत में घर से निकल पड़ते हैं। उनकी पत्नी उन्हें काम पर जाने के लिए रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकते और अपनी पत्नी से कहते हैं, अगर मैं काम पर नहीं गया
तो नई मालकिन मुझे नौकरी से निकाल देंगी। वो बहुत ही रूखे स्वभाव की हैं, किसी पर दया नहीं दिखाती। मैं नहीं गया तो वो मेरी जगह किसी और को रख लेंगी और ऐसा हुआ तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। तब उसकी पत्नी उससे कहती है कि अगर नौकरी बचाने की बात है तो हमारा बेटा अर्जुन आपकी जगह तब तक काम करेगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। दीनदयाल अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे वो क्या जाने हवेली के काम कैसे किए जाते हैं, उसके बस की बात नहीं है वहाँ काम करना। दीनदयाल की पत्नी फिर उनसे कहती है, आप उसे सारी बात समझा देना कि वहाँ कैसे काम करे। दीनदयाल पत्नी से कहते हैं, शायद तुम ठीक कह रही हो। अर्जुन को सारी बात समझा बुझाकर कुछ दिन काम करने के लिए भेज देता हूँ और जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो उसे वहाँ नहीं भेजूंगा। दीनदयाल अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने बेटे को हवेली में काम करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपने बेटे अर्जुन को बुलाते हैं। दीनदयाल का बेटा अर्जुन 20 साल का होता है, देखने में भी अच्छा होता है, लेकिन अभी काम काज का उसे कोई अनुभव नहीं होता है। अर्जुन अपने बाबूजी के बुलाने पर उनके पास आता है और उनसे कहता है, क्या बात है बाबूजी, आपने मुझे बुलाया। दीनदयाल अर्जुन से हवेली जाकर वहां पर कुछ दिन काम करने के लिए कहते हैं। अर्जुन, जी बाबूजी, मैं हवेली का काम कैसे संभालूंगा, मुझे तो वहां के बारे में कुछ पता भी नहीं, मैं कैसे कर सकूंगा ये सब। दीनदयाल अर्जुन को सारे काम अच्छी तरह समझाते हैं कि किस वक्त क्या काम करना है और कैसे करना है। वो अर्जुन को एक एक चीज बहुत बारीकी से समझाते हैं और कहते हैं कि वहाँ कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, बस नई मालकिन को कभी जवाब नहीं देना और अगर किसी काम के लिए तुमसे नाराज हो जाए तो सर झुका के खड़े रहना। अर्जुन अपने बाबूजी से कहता है, ठीक है बाबूजी, मैं आपकी बताई हुई सारी बातों का ध्यान रखूंगा और किसी को भी कोई जवाब नहीं दूंगा, पर मैं ये सब ज्यादा दिन नहीं कर सकूंगा, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। अच्छा, कब से जाना है? दीनदयाल कहते हैं, जाना तो अभी था, क्योंकि मालकिन ने किसी के द्वारा संदेश भिजवाया है कि अभी आना है वरना नौकरी से निकाल देंगी। बेटा अभी चला जा तू। अर्जुन जाने लगता है कि दीनदयाल पीछे से उसे रोकते हैं और उससे कहते हैं, सुन बेटा अर्जुन, मेरी एक बात और ध्यान से सुन। अर्जुन, कौन सी बात बाबूजी? दीनदयाल अर्जुन से कहते हैं, बेटा हवेली में छोटी मालकिन सोनाक्षी हैं, प्यार से उन्हें सब सोना कहते हैं। तू उनका विशेष ध्यान रखना, उनके खाने पीने का भी ध्यान रखना। न जाने मेरे वहां न जाने की वजह से वो हवेली में कैसी होंगी। मैं ही वहां उनको संभाले हुए था, उनका वहां कोई ख्याल नहीं रखता। जब से उसकी नई माँ हवेली में आई है, उस बेचारी के चेहरे पर हंसी तो जैसे गायब ही हो गई है। मालिक ने तो उन्हें नई मालकिन के सहारे छोड़ दिया है। वो समझते हैं कि उनकी नई पत्नी एक बहुत अच्छी माँ है, लेकिन असलियत में वो क्या है ये वो नहीं जानते और किसी की हिम्मत भी नहीं है कि उन्हें कोई उनकी पत्नी के बारे में कुछ भी गलत कहे। बेटा तू बस किसी भी तरह छोटी मालकिन को उदास मत रहने देना और उनकी हिम्मत बंधाते रहना। अर्जुन, पर बाबूजी, जब मैं उन्हें नहीं जानता और वो मुझे नहीं जानती तो वो कैसे मेरी बात मानेगी? दीनदयाल अर्जुन से कहते हैं, तुम उन्हें मेरा नाम बता देना कि तुम मेरे बेटे हो और मैंने तुम्हें तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है। वो जरूर तुम्हें जानेगी और बात भी मानेगी। अर्जुन हवेली जाता है। वहां पहुंचकर वहां के एक अन्य नौकर से कहता है कि उसे मालिक विक्रम सिंह से मिलना है। वो नौकर अर्जुन से कहता है कि मालिक तो इस वक्त हवेली में नहीं रहते, वो तो शाम के समय ही मिलेंगे। मालकिन है घर पर, तुम उनसे मिल लो। अर्जुन कहता है, हमें उन्हीं से मिला दो। वो नौकर अर्जुन को विनीता के पास लेकर जाता है और कहता है, मालकिन ये आपसे मिलने आए हैं। विनीता अर्जुन को देखती है तो सोचती है, ये कौन है? देखने में तो बहुत अच्छा है, इसे मुझसे क्या काम है? पहले तो इसे नहीं देखा यहाँ। वो खुद के बाल ठीक करते हुए अर्जुन से कहती है, क्या काम है? अर्जुन, जी मैं दीनदयाल जी का बेटा हूँ, मेरा नाम अर्जुन है और मैं यहाँ उनके ना आने तक उनकी जगह पर काम करने आया हूँ। वो बीमारी के कारण अभी कुछ दिन तक काम पर नहीं आ सकेंगे।
विनीता अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखती है और सोचती है, दिखने में तो अच्छा खासा दिख रहा है, ये दीनदयाल का बेटा है और ये नौकरों वाला काम करेगा। विश्वास नहीं होता। फिर वो सोचती है, चलो अच्छा है, एक सुंदर दिखने वाला लड़का हवेली में और मेरी नजरों के सामने तो रहेगा। इन बूढ़े और उम्र दराज लोगों को देख देख कर थक गई हूँ। विनीता अर्जुन से कहती है, ठीक है, तुम अगर अपने बाबा की जगह पर काम करना चाहते हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, तुम कर सकते हो। पर विनीता अपने दूसरे नौकर से कहती है कि वो उसे दीनदयाल के सारे काम समझा दे। वो नौकर विनीता से कहता है, जी मालकिन, मैं अभी समझा देता हूँ। फिर वो नौकर अर्जुन को उसके बाबूजी के सारे काम समझा देता है। विनीता अपने एक नौकर से कहती है कि वो अर्जुन को उसके बाबूजी के सारे काम समझा दे, तो वो नौकर अर्जुन को उसके बाबूजी के सारे काम समझाता है। उसके बाबूजी हवेली में कई सालों से काम कर रहे थे, इसीलिए विक्रम सिंह ने हवेली की सारी चीजों के प्रबंध का काम दीनदयाल के जिम्मे कर रखा था। हवेली के सारे नौकर दीनदयाल के कहने पर अपना अपना काम शुरू करते थे। हवेली में किसी चीज की भी कमी होती तो उसे पूरा करना दीनदयाल का काम था। वहीं सारे काम अब अर्जुन को करने थे। अर्जुन बहुत चिंतित हो जाता है कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाएगा। कहीं कोई कमी हो गई तो ये बड़ी मालकिन नौकरी से निकाल ना दे, मेरी वजह से बाबूजी की नौकरी ना चली जाए। यही सब सोचते हुए अर्जुन उस नौकर से पूछता है, काका एक बात पूछूं? वो नौकर कहता है, हाँ पूछो। अर्जुन, क्या ये बड़ी मालकिन बहुत सख्त है, गलती होने पर निकाल तो नहीं देंगी? वो नौकर कहता है, हाँ बेटा, सख्त तो बहुत है, गुस्से में होती है तो नौकरों को इंसान ही नहीं समझती। एक दो बार गलती होने पर खरी खोटी सुनाकर माफ करती है, उसके बाद अगर गलती होती है तो निकाल देती है। तुम भी बहुत सोच समझ कर काम करना, अगर कोई काम ठीक से ना समझ आए तो उन्हीं से पहले पूछ लेना, फिर करना। अर्जुन, ठीक है काका, आप मेरा साथ देते रहना। वो क्या है कि मुझे तो अभी कोई काम करना नहीं आता। वो नौकर कहता है, ठीक है बेटा, अब जाओ काम पे लग जाओ। अर्जुन काम पर लग जाता है। अर्जुन अपने सारे काम बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। विनीता आज बार बार बाहर आ रही थी और अर्जुन को देख कर जा रही थी। अर्जुन भी जब बार बार विनीता को बाहर आकर अपनी तरफ देखते हुए देखता है तो वो बहुत डर जाता है और सोचता है, कहीं आज मेरा आखिरी दिन तो नहीं है। यहाँ लगता है मालकिन को मेरे काम में कमियां नजर आ रही हैं, इसीलिए वो बार बार बाहर आकर देख रही है। अर्जुन और अच्छी तरीके से अपने काम को करने की कोशिश करता है कि जिससे कोई कमी ना निकल आए। दोपहर में खाने का वक्त होता है। हवेली के सभी नौकर खाना खाते हैं। तभी खाने से अर्जुन को याद आता है कि बाबूजी ने कहा था छोटी मालकिन का ध्यान रखने के लिए और देखने के लिए कि वो ठीक से खाना खा रही हैं या नहीं, पर वो तो कहीं दिखी ही नहीं। कहाँ है, कैसे पता करूं? अर्जुन फिर उसी नौकर से कहता है, काका, बाबूजी बता रहे थे यहाँ छोटी मालकिन सोनाक्षी है, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रही। वो नौकर कहता है, धीरे बोलो, वरना कहीं बड़ी मालकिन ने सुन लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हम सब बिना काम के उनके बारे में बात नहीं कर सकते। अर्जुन, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ, मेरे बाबूजी भी तो उनका ध्यान रखते थे। वो नौकर कहता है, उनकी बात और है, वो यहाँ बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तुम आज ही आए हो, पर मुझे काम तो उन्हीं के मिले हैं। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि वो कहाँ पर है, बाकी मैं देख लूंगा। वो नौकर सोना का कमरा बताते हुए कहता है, वो वहां पर है, छोटी मालकिन का कमरा। अर्जुन वहां जाने के लिए बहाना सोचता है। फिर वो खाना बनाने वाली से पूछता है कि क्या छोटी मालकिन ने खाना खाया? खाना बनाने वाली कहती है कि नहीं, अभी नहीं। वो तो वैसे भी कभी समय पर खाना नहीं खाती, जब भूख हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो जाकर थोड़ा सा खाती है। अभी भी मैं खाना रख कर आई हूँ, लेकिन अब तक उन्होंने नहीं खाया होगा। जब से उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, तब से उनका खाना पीना तो सिर्फ जीने के लिए है। जब से नई मालकिन आई हैं, तब से तो हर वक्त कमरे में ही रहती हैं। वो उनको बाहर ही नहीं निकलने देती, बहुत जरूरी होता है तभी बाहर निकलती हैं। हर वक्त अपनी माँ की तस्वीर अपने पास रखकर बैठी रहती है। अर्जुन कहता है, मैं जाकर देखूं? वो नौकरानी कहती है,
मालकिन के गुस्से को झेलने की ताकत हो तो जाकर देख सकते हो। हाँ, इतना जरूर कर सकती हूँ कि मालकिन से कह दूंगी कि अर्जुन छोटी मालकिन को खाना देने गया था। इस बात पर अगर बच सकते हो तो बच जाना, वरना तो अब तक तो मालकिन के बारे में समझ ही गए होगे। अर्जुन इधर उधर देखता है और जल्दी से छोटी मालकिन के कमरे में जाता है और वहां ठीक वही सब देखता है जो उस नौकरानी ने उसे बताया था। सोनाक्षी अपनी माँ की तस्वीर हाथ में लिए हुए देख रही होती है। आंखें तो जैसे रो रो कर पत्थर सी हो गई थी। चेहरा मुरझाया हुआ था और खाना पास की मेज पर रखा हुआ था। अर्जुन दरवाजा खटखटाते हुए, राम राम छोटी मालकिन। सोना अर्जुन की आवाज सुनकर अचानक अपने अकेलेपन से बाहर आते हुए उसको देखती है और कहती है, तुम कौन हो और ऐसे हमारे कमरे में कैसे आए? तुम्हें आने किसने दिया? जाओ जाओ यहाँ से, वरना मेरे साथ साथ तुमको भी सजा मिलेगी। जल्दी जाओ यहाँ से। अर्जुन कहता है, आप डरिए मत, मैं यही हवेली का हूँ। सोनाक्षी, झूठ क्यों बोलते हो? मैंने तुम्हें पहले कभी हवेली में नहीं देखा। अरे, मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ? तुम बस जाओ यहाँ से। अर्जुन जल्दी से अपने बाबूजी का नाम लेता है और कहता है, मैं दीनदयाल का बेटा हूँ। सोनाक्षी दीनदयाल का नाम सुनकर शांत हो जाती है और कहती है, क्या तुम दीनदयाल काका के बेटे हो? पर वो क्यों नहीं आए? अर्जुन, वो बहुत बीमार हैं, इसीलिए 2 दिन से नहीं आए हैं और आगे भी कुछ दिन तक नहीं आ सकेंगे, इसीलिए उनकी जगह पर कुछ दिन तक के लिए मैं काम करने आया हूँ। सोनाक्षी उदास होते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन उनसे कहना कि जल्दी ठीक होकर काम पर वापस आए। अर्जुन, मैं कह दूंगा, और उन्होंने कहा है कि जब तक वो नहीं आ जाते तब तक मैं आपका ध्यान रखूं। तो अब तो आप हमें अंदर आने दिया करेंगी। सोनाक्षी, ठीक है, अगर दीनदयाल काका ने कहा है तो आ सकते हो, मगर नई मालकिन से पूछ कर ही आना, वरना तुम्हें बिना वजह सजा मिल जाएगी। अब जाओ। अर्जुन, मैं कैसे जा सकता हूँ? बाबूजी ने कहा था कि मैं आपके खाने पीने का ध्यान रखूं, पर आपने तो अभी कुछ खाया ही नहीं। सोनाक्षी कहती है, तुम जाओ, मैं खा लूंगी। अर्जुन, मेरी माँ कहती है कि खाना हमेशा समय पर ही खाना चाहिए, यही अच्छे इंसानों के गुण होते हैं। आप अभी खाइए, तभी मैं जाऊंगा। सोनाक्षी, अच्छा ठीक है, मैं खाने जा रही हूँ, तुम जाओ। कुछ देर बाद किसी से कह के थाली ले जाने को कह देना। अब तो ठीक है। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो आप कमेंट में यस या नो जरूर लिखिएगा। थैंक यू।